शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो जेंडर इक्वालिटी को बताता है। और जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड अभी एक और हम एडिटोरियल पढ़े थे, आज फिर एक और एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो एडिटोरियल है वो दूसरे पर्सपेक्टिव में है। उस एडिटोरियल में हम ज़्यादातर सकारात्मक चीज़ों को देखे थे, लेकिन इस एडिटोरियल में हम देखने वाले हैं कुछ निगेटिव बातों को। मतलब कि लैंगिक समानता में हमारा देश किस प्रकार से पिछड़ रहा है, इसकी यहाँ पर चर्चा करी जाती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन मुद्दा बनाया जाता है वो मेंसुरेशन वाला जो टाइम पीरियड रहता है, मासिक धर्म वाला जो टाइम पीरियड रहता है लड़कियों का, महिलाओं का, उस समय में उनको पेड लीव मिलनी चाहिए, इस बात पर ये फोकस करता है। यदि महिलाएं कहीं पर काम कर रही हैं, किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑफिस में काम करने के लिए जा रही हैं, तो उस समय में मासिक धर्म के दौरान उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ से निपटने के लिए राइटर का कहना है कि थोड़ा सा सरकार को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए और महिलाओं को वेतन सहित छुट्टी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3-4 दिन की महिला ने खुद से अपने से छुट्टी मारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि उस समय में वो छुट्टी मारती है तो उसको उसकी हाजिरी मिलना चाहिए, ऐसा राइटर का कहना है। इस बात को लेकर के यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। राइटर का कहना है कि सरकार यदि पेड लीव वाली पॉलिसी लेकर के आती है मेंसुरेशन को लेकर के, तो इससे देश दुनिया में अवेयरनेस फैलेगी, दुनिया में अवेयरनेस फैलेगी, भारत के लोगों में अवेयरनेस फैलाने का ये काम करेगा। लेकिन फिर भी देखा जाए ना, इससे आप जो जेंडर गैप है उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। सबरीमाला टेम्पल इशू एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन की हम बात कर रहे हैं। सबरीमाला मंदिर का जो मुद्दा रहा था और महिलाओं के साथ किस प्रकार से भेदभाव होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। सबरीमाला टेम्पल में क्या होता है ना कि महिलाओं की एंट्री अलाउ नहीं है। वहाँ पर बोला जाता है कि जो भगवान विराजमान है वहाँ पर, भगवान का ध्यान भटक जाता है महिलाओं की तरफ में, ऐसा बोला जाता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है महिलाओं की ओर, इसलिए उनको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहना चाहिए कि महिलाओं को वहाँ पर एंट्री दे दिया था, क्योंकि यदि महिलाओं को एंट्री वहाँ पर नहीं मिलती तो ये जो भेदभाव है कंटिन्यू आज भी चलते रहता। कुल मिलाकर के देखा जाए, जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड रहता है उसको डिजीज़ की तरह लिया जाता है, लेकिन राइटर कहते हैं कि ये जो मासिक धर्म का समय रहता है ये कोई डिसीज़ नहीं है, बल्कि ये एक नेचुरल फेनोमेना है। लेकिन जो डिमांड है कि पेड लीव मिलना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पीरियड में, ये सारी चीज़ें जो है इसको अंडरमाइन कर देती हैं, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल रहता है ये काफ़ी चैलेंजिंग रहता है एंड ये सारी चीज़ें लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ग्लोबली कितना जेंडर गैप हमको दिखाई दे रहा है, महिलाओं के साथ कितना भेदभाव होता है। 2021 की एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट जारी करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के माध्यम से, आप समझ सकते हैं। इसमें बोला जाता है कि महिलाओं के साथ में जो भेदभाव है और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। यदि हम करंट सिचुएशन की बात करें तो इस गैप को भरने में 135.6 साल लग जाएंगे, तब जाकर के महिला और पुरुष को बराबर अधिकार मिल पाएगा। यदि हम स्पेसिफिकली वर्कफोर्स लेवल के हिसाब से बात करें तो बोला जाता है कि एक वुमेन अर्न्स करती है 84 सेंट फॉर एवरी डॉलर दैट ए मैन मेक्स। $1 का 84 सेंट हिस्सा ही वो प्राप्त कर पा रही है, जबकि पुरुष को एक पूरा पूरा डॉलर मिल जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो सिग्निफिकेंट तरीके से काफ़ी लो है, यदि हम पुरुषों की अपेक्षा इनकी तुलना करते हैं तो। एंड साथ ही साथ में आप देखेंगे पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। सरपंच महिलाएं बना दी जाती हैं, लेकिन सरपंची करते हैं उनके पति, उनके बेटे। इसलिए आप सोच सकते हैं
कि आज के टाइम पीरियड में जब तक राजनीति में महिलाओं की एंट्री नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में एंट्री नहीं होगी, महिलाओं की बातें नहीं सुनी जाने वाली हैं। अब राइटर का कहना है, देखिए ऐसे में यदि गवर्नमेंट रेटिफाई कर देती है, रेटिफाई करने का मतलब ये है कि मान्यता प्रोवाइड कर देती है, पुष्टि कर देती है, तो इससे बोला जा रहा है ये जो गैप है वो बना ही रहने वाला है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि दोनों ही अच्छी तरह से जानते हैं आज के टाइम में महिलाएं भी ये सोचती हैं, पुरुष भी यही सोचते हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो है इम्प्योर रहता है, अपवित्र रहता है। मासिक धर्म को अभी भी महिला और पुरुष दोनों ही अपवित्र मानते हैं। अभी देखा जाए ना, हाल फिलहाल में सरकार का डेटा खुद कहता है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पीरियड में, मासिक धर्म के समय में, पीरियड के समय में अभी भी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कपड़े का यूज़ करती हैं, पेपर का यूज़ करती हैं, और इससे फिर इन्फेक्शन होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया गया था, NFHS की रिपोर्ट जारी करी गई थी। ये हाईलाइट करती हैं कि लगभग 50% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर के 24 साल है। ये कंटिन्यू क्लोथ के ऊपर रिलाय करती हैं, भरोसा करती हैं मेंस्ट्रुएशन प्रोटेक्शन के लिए। एक्सपर्ट लोग लेकिन इसको लेकर के वार्निंग देते हैं कि यदि कपड़े का आप रीयूज़ करते हैं, इससे जो मल्टीपल इन्फेक्शन है ना वो बढ़ सकता है। attributing this practice to combination of insufficient awareness and societal taboo around menstruation। देखिए इसके लिए एक और रीज़न ये रहता है कि गांव देहात में देखा जाए ना, गरीबी अभी भी इतनी ज़्यादा है। गांव की जो इकोनॉमी है एकदम फ्री इकोनॉमी के तौर पर चलती है, या फिर बहुत कम रुपए पैसे से चलने वाली इकोनॉमी रहती है। चाहे सब्जी भाजी खरीदना हो, चाहे कपड़े लत्ते लेना हो, चाहे कोई भी चीज़ खरीदना हो, लोग सस्ती चीज़ों को ही रिफ़र करते हैं। अब पैड खरीदना आज के टाइम पीरियड में गांव में अभी भी मुश्किल काम हो गया है, इसलिए गांव में कपड़े का इस्तेमाल आज के टाइम पीरियड में ज़्यादा किया जा रहा है। अब जब बच्चियों का पीरियड आता है, लड़कियों का पीरियड आता है, तो उस समय में लड़कियां क्या काम करती हैं, छुट्टी मार देती हैं ताकि उनको वहाँ पर क्लास में बैठे बैठे कोई प्रॉब्लम चालू ना हो जाए। अब यदि सरकार कहती है कि हम मेंस्ट्रुएशन मतलब मासिक धर्म के दौरान में हम आपको छुट्टी देने वाले हैं, तो मासिक धर्म के लिए सवेतन छुट्टी के पक्ष में तर्क ये किया जाएगा कि मासिक धर्म को विशेष दर्जा देने का उद्देश्य जागरूकता पैदा होना चाहिए। यदि सरकार कह रही है कि हम पेड लीव दे रहे हैं, तो उसका ये मतलब होना चाहिए कि सरकार लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन यदि सरकार ऐसा करती है तो इससे क्या होगा? ठीक है, हालांकि ये एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन इससे अनजाने में लिंग अंतर बढ़ने की संभावना है, ऐसा राइटर का कहना है। मतलब लिंग अंतर का यहाँ पर मतलब है जेंडर गैप, बार बार यहाँ पर जेंडर गैप का ही उल्लेख किया जाता है। देखिए यहाँ पर जापान जैसे देश का एग्जाम्पल लिया जाता है, जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से पेड लीव का सिस्टम चला आ रहा है। वहाँ की सरकार ने घोषणा कर दी है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पीरियड में आप पेड लीव ले सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे कि जापान, जो कि प्रोवाइड करती हैं लीव फॉर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, बट इट इज़ मोस्टली अनपेड एंड अनयूज्ड। लेकिन जापान जैसे कंट्री में ये कानून उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि या तो इस कानून का यूज़ नहीं किया जा रहा, या फिर किया भी जा रहा है तो बोला जाता है कि महिलाओं को पैसे नहीं दिए जाते हैं। एंड बोला जाता है कि महिलाएं जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिलेक्टेंट रहती हैं इस लीव को लेने को लेकर के। एंड यहाँ से उनको थोड़ा सा सेक्सुअल हरासमेंट फील हो सकता है कि अपनी वो प्राइवेसी को उनको बताना पड़ जाता है लोगों को कि मैं छुट्टी क्यों लूँ हूँ, मुझे छुट्टी क्यों चाहिए। कुल मिलाकर के सेक्सुअल हरासमेंट को वो फील करती हैं। तो
आज के समय में जापान की ये स्थिति है, जबकि सरकार इसको आज से 7 डिकेड मतलब 70 साल पहले इसको लेकर के आई थी। डाटा ये बताते हैं कि मात्र 0.9% महिलाएं ऐसी हैं जो कि मेंस्ट्रुअल लीव का फ़ायदा उठा रही हैं जापान में। यदि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग की बात करें 2019 की, तो यहाँ पर जापान को रैंकिंग मिली है 121, टोटल 153 कंट्रीज़ में जेंडर इक्वालिटी के मामले में। कुल मिलाकर के देखा जाए अभी हाल फिलहाल में 2023 से यदि तुलना करेंगे तो ये 125वें नंबर में आ गया है। 121 से 125 मतलब इसकी पोजीशन घट गई है पहले से। कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वर्कफोर्स में भी जेंडर गैप हमको दिखाई दे रहा है। एंड महिलाएं जो है कामकाज में कम से कम जाना चाहती हैं, इवन विद द सेम क्रीडेंशियल देन मैन, एंड आर ऑफन पेड लेसर। एक तो काम में भी कम जा रही हैं, और दूसरे नंबर की बात यह है उनको पुरुषों की अपेक्षा पैसा भी कम मिल रहा है। ऐसी कंडीशन है जापान की। चलिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे देश में पेड लीव सिस्टम चल रहा है पीरियड्स के टाइम पीरियड में। अब हम बात करते हैं कि इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करके करेंगे। हु इज़ टू से व्हेन सच लीव वुड बी टेकन राइटफुली एंड व्हेन दे वुड बी मिसयूज्ड। ये कौन बोलेगा कि भाई कब ऐसी छुट्टी सही तरीके से ली जाएंगी और कब उनका मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कौन ये कहेगा कि किसी कंपनी के द्वारा उपयोग किए जाने पर कौन सी मेथड स्वीकार करी जाएगी, कि कंपनी को किस प्रकार से नियम कानून बनाने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए 2020 में गुजरात के कच्छ में भुज के एक इंस्टीट्यूट में 66 छात्राओं को ये जांचने के लिए, कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया कि किसी का पीरियड्स तो नहीं आ रहा है। 2017 में मुजफ्फरनगर की एक घटना भी सामने आई थी, जहां पर एक आवासीय विद्यालय में 70 लड़कियों को मासिक धर्म की जांच के लिए कर्मचारियों द्वारा कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, अभी भी लेडीज़, अभी भी महिलाएं लड़ाई लड़ रही हैं, और लड़ाई जो कि कंटिन्यू जारी रहेगी। भारत के सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से आग्रह किया था कि देखिए, आपको महिलाओं को इक्वली इवल्यूशन करना पड़ेगा, महिलाओं को आप समान मूल्यांकन करिए। एंड ये भी ध्यान में रखना है कि उनका स्टैंडर्ड पुरुषों के समान होना चाहिए। एंड सरकार ने ये तर्क दिया था कि महिलाएं ज़मीनी युद्ध भूमिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जब जब पार्टिकुलरली वाद विवाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में इन सारी चीज़ों को ले करके, तो अभी भी देखा जाए ना, तो किसी भी कंपनी में महिलाएं अपने पुरुष पार्टनर के तुलना में बराबर वेतन पाने के लिए अभी भी संघर्ष कर रही हैं। इसके बाद वाला जो सेकंड नंबर का एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाता है कि भारत यदि सर्विस सेक्टर को लेकर के आगे बढ़ता है, जैसे कि आज के टाइम में देखा जाए ना, हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो योगदान रह रहा है वो सर्विस सेक्टर का रह रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज के टाइम में पीछे हो गया है। पीछे के टाइम पीरियड में यदि आप देखेंगे तो उस समय ऐसा लगता था कि कोई भी जो देश है मैन्युफैक्चरिंग में यदि ज़्यादा फोकस कर रहा है तो उसकी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है, जीडीपी तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। लेकिन आज के टाइम पीरियड में चीज़ें उल्टी हो गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर पीछे हो गया है और जो सर्विस सेक्टर है वो आगे बढ़ गया है। सर्विस सेक्टर हम किसको बोलते हैं? जहाँ पर सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, जहाँ पर कोई भी चीज़, कोई भी सेवा का लाभ लेने के लिए आप पैसे दे रहे हैं और सेवा का लाभ ले रहे हैं। जैसे कि आप बस में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, आप बैंक जाते हैं, बैंकिंग का सेक्टर हो गया, रेलवे हो गया। ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि हमें सेवा प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और आज के समय में इंटरनेट की दुनिया है, सॉफ्टवेयर की दुनिया है, और कमाई की भी दुनिया इन्हीं की। फेसबुक चाहे अमेजन को ले लीजिए, आप सर्विस सेक्टर को देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी सर्विस सेक्टर में
आगे बढ़ के हो जा रहे हैं। तो जो डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन की यहाँ पर बात करी जाती है उसमें सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बताया जा रहा है कि यदि सरकार सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस करती है तो कौन कौन सा नुकसान हो सकता है, कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। राइटर का कहना है इस आर्टिकल में, यदि हमें कभी निबंध लिखने के लिए आ जाता है तो बोला जा रहा है, इफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नॉट ग्रोथ वर इंडियाज़ प्रायोरिटी। यदि आज के समय में सरकार ये सोचे कि खाली मेरे को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करना है, मुझे खाली अपनी जीडीपी बढ़ाना बस हो गया, 5 ट्रिलियन करना है, 10 ट्रिलियन करना है, नंबर 1 बनना है, लेकिन सरकार ये इंश्योर ना करे कि साथ साथ में ग्रोथ भी चाहिए, नागरिकों को भी मेरे को थोड़ा सा उठाना है, रोजगार देना है, बेरोजगारी कम करना है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हेल्थ में खर्चा करना है, इन सब को यदि भूल जाएगी तो उसको सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रायोरिटी जो है क्या होना चाहिए, सर्विस सेक्टर होना चाहिए। राइटर का कहना है, देखिए तो सर्विस सेक्टर की यदि हम बात करते हैं ज़रूर, लेकिन सर्विस सेक्टर से उतनी ज़्यादा जॉब जनरेट नहीं होती है जितनी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब जनरेट होती है। शुरू में ही बात करी जाती है कि जब से कोरोना लगा है ना, तब से लेकर के आज तक की पूरी कहानी इसमें बताई जाती है। कोविड-19 महामारी ने हमारे आर्थिक भविष्य के बारे में सोचने के तरीके बदल दिए हैं। ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ इन रिट्रीट। फिर से देखा जाए अब ग्लोबलाइजेशन चालू हो गया है। चालू कैसे हो गया है कि पहले कुछ कुछ देशों के पास में चीज़ें कम जा रही हैं, हम नहीं भेजते, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं करते। आज के समय में ऐसा हो गया है कि चलो हमारे देश की भी पूर्ति हो गई है, अब हम अपने माल को बाहर भेजना भी चालू कर देते हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम पीरियड में आप देखेंगे पेट्रोल डीजल की कितनी ज़्यादा कमी जाने लगी थी, क्योंकि जो वैल्यू चेन है ना वो डिसरप्ट हो गई थी कोविड-19 के चलते चलते। साथ ही साथ देखा जाए अमेरिका ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लाया है, यूरोपियन ग्रीन डील हुई है एंड इंडिया आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया है। इस प्रकार के परिवर्तन अभी तक हम देखते आ रहे हैं। अब यदि हम बात करें, इंडिया ने ग्रोथ तो किया है, लेकिन इससे कौन लोग प्रभावित हुए हैं? तो ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, यहाँ पर कॉमन लोग ने स्ट्रगल किया है। हाई फूड प्राइसेस, तेज़ी के साथ में दाल के दाम बढ़ जाना, तेल के पैकेट के दाम बढ़ जाना, सब्जियों के दाम बढ़ जाना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाना, मेडिकल सेक्टर, मोटरसाइकिल का सेक्टर, हर सेक्टर में आप देखेंगे प्राइस कितना ज़्यादा हाई हो गया है आज के टाइम पीरियड में। कुल मिलाकर के जो कॉमन पीपुल हैं वो स्ट्रगल किए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन खड़े होते हैं कि भाई आखिर इंडस्ट्री जो रुकी हुई है, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन रुका हुआ है उसको भारत क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रहा है, साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट आखिर जनरेट क्यों नहीं हो रहा है। रघुराम राजन एंड रोहित लांबा की बात करें तो इन्होंने कुछ अनकन्वेंशनल पर्सपेक्टिव दिया है इन ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, दे बेट देयर मनी। कुल मिलाकर के कह रहे हैं वो सरकार को कि आप अपना पैसा कहाँ पर लगाइए, मैन्युफैक्चरिंग लीड ग्रोथ पर, नॉट ऑन मैन्युफैक्चरिंग लीड ग्रोथ। वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना पैसा मत फंसाइए, आपको हाई स्किल वाले सेक्टर में पैसा लगाना है, सर्विस ड्रिवन ग्रोथ होना चाहिए, ऐसा कहना है रघुराम राजन का। राइटर का कहना है कि पिछले 75 साल में यदि हम देखें ना तो भारत पर्याप्त इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने देश में नहीं कर पाया था। ड्रीम रन टाइम पीरियड 2003 से लेकर के 8 को आप छोड़ दीजिए, और यदि हम प्रोडक्शन साथ ही साथ में यदि रोज़गार की बात करें और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें ना, तो मैन्युफैक्चरिंग की हमें हिस्सेदारी हमेशा लगभग स्थिर रही, 20% से नीचे ही रही थी। यहाँ तक कि 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, जहाँ पर आप लिबरलाइजेशन जैसा देखते हैं कि बहुत सारे सेक्टर को सरकार ने खोल दिया कि नहीं, अब इस क्षेत्र में भी प्राइवेट कंपनियां एंटर कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों ने भी वास्तविकता को उतना ज़्यादा नहीं बदल पाया, मतलब बेरोजगारी अपने पुराने लेवल पर बनी हुई थी
एंड कुल मिलाकर के देखा जाए जो औद्योगिक निवेश है ना वो भी ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा था। साथ ही साथ में देखा जाए हम देखते हैं हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हैं, अपनी चीज़ों को कम बेच पा रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है, हम इंपोर्टेड गुड्स ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं। इस प्रकार से ये जो गैप है ना वो बढ़ते जा रहा था। अब रघुराम राजन और लांबा के तर्क की यदि हम बात करें ना तो उनका कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित उच्च कौशल सेवाओं को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ना तो सर्विस सेक्टर हमारी कितनी मदद कर सकता है। ये ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें हम सर्विस सेक्टर में लोग कम काम करते हैं, एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। आप खुद अपने आप को देखिए कि यदि आप कहीं भी जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ आता है कि मुझे कहीं किसी कंपनी में काम करना चाहिए। तो इस आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि कंपनी में रोज़गार मिलने के आपको ज़्यादा चांसेस हैं। आप ये सोचें कि मुझे बैंकिंग में हर किसी को नौकरी मिल जाए, रेलवे में हर किसी को नौकरी मिल जाए, तो ये बहुत कम पॉसिबल हो पाता है। सेकेंड नंबर की बात यह है सर्विस सेक्टर में आपको हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है और इंडिया के पास में इतने ज़्यादा स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो सेक्टर है लेबर फोर्स को कुछ एब्जॉर्व ना कर सके। ऐसा नहीं है कि ये एकदम भी बेरोजगारी को कम नहीं करेगा। विच माइग्रेटेड टू सिटीज़ इट वाज डीपली अनइक्वल, लेकिन लोगों को गांव से शहर की तरफ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और बात ये आ जाती है कि दो लेबर हैं, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा हुआ है और दूसरा कम पढ़ा लिखा हुआ। तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना उसको पैसा ज़्यादा ही मिलने वाला है, कम नहीं मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ में और देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ना तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? एक प्रकार से चुनावी चंदा होता है। चुनावी चंदा ऐसा है कि इसके माध्यम से सरकार अपना चुनाव लड़ती है, सरकार को पैसा उड़ाने के लिए थोड़ा सा कहना चाहिए मदद मिल जाती है। चुनाव में खर्चा करना, चुनाव में लड़ना है, इसके लिए उसको चंदा के रूप में पैसे मिल जाते हैं। अब इसमें दिक्कत ये हो गई है कि इसमें सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी को आ रहा है। 1-1 करोड़ रुपया का चंदा उसको मिल रहा है। एक चीज़ यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि केवल बीजेपी को पता है कि मुझे पैसा किसने दिया है, बाकी किसी को नहीं पता। मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। यदि मुझे पता चल जाएगा तो मैं बोल दूंगा डायरेक्ट, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के हिसाब से काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने सरकार को चंदा दिया है। एक रीज़न यही था जिसके चलते चलते उस समय में जो पहचान है गुप्त रखी गई थी। और लेकिन धीरे धीरे करके जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई ना तो इसके नुकसान और फ़ायदे सामने निकल करके आए। अब जाहिर सी बात है आज के समय में चुनाव लड़ना गरीब लोगों के बस की बात नहीं है। आप खुद अपने आप को सोच करके देखिए, आप क्या सोच सकते हैं कि आप सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आप सरपंच का, पंच का, छोटे से छोटे ग्राम पंचायत के लेवल तक भी यदि देखा जाए ना तो आज के टाइम पीरियड में लोग पैसा खर्चा करने लगे। गांव में पूरे गांव भर को खाना खिला रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, तब जा कर के वो चुनाव जीत जा रहे हैं। अब जिसके पास में पैसा वो कर ले रहा है, जिसके पास में पैसा नहीं है वो क्या करेगा? तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ना, इसमें एक ख़ास बात ये है, आपको जो बॉन्ड है वो केवल एसबीआई में ही मिलेगा। आप एसबीआई जाएंगे, आप एसबीआई को बोलेंगे ये लो 100 रुपये और मुझे बॉन्ड दे दो। अब इतने रुपया का जो बॉन्ड है, पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करेंगी, उसको भुना लेंगी। वो बॉन्ड को लेकर के जाएंगी बैंक के पास, बैंक उनको पैसा दे देगा। या फिर ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि मैं इसको ये अपना 100 रुपया बॉन्ड के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ।
इस प्रकार से ये स्कीम सरकार लेकर के आई थी सन 2018 में। हाल फिलहाल में देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कि 2024 का चुनाव होने वाला और उसके पहले ही इसमें रोक लगा दी है। 5 जज की बेंच ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है, इस स्कीम को ख़त्म कर दिया है और बोल रहा है कि ये नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। सही तो बात है, सूचना का अधिकार अधिनियम आया है, आर्टिकल 19(1) है जो बोलता है कि मैं किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकता हूँ आपसे। तो मुझे इस बात का पता रहना चाहिए ना कि बीजेपी को पैसा इतना दे कौन रहा है और बीजेपी आखिर जीत कैसे रही है। इस प्रकार से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, बोला जा रहा है कि ये उल्लंघन करती है सूचना के अधिकार अधिनियम को, आर्टिकल 19(1) का ये उल्लंघन करती है। ये जो बॉन्ड रहते हैं 1,000 से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक रहते हैं। जैसे कि आप 1,000 का ख़रीद लिए, किसी ने 1 करोड़ का ले लिया, किसी ने 10,000 का, किसी ने 1 लाख का, 10 लाख का। एंड SBI की 29 स्पेसिफिक ब्रांच है पूरे देश भर में, वहीं पर जा कर के आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसकी पहली बार जो लॉन्चिंग 2018 में करी गई थी एंड इसका अनाउंसमेंट किया गया था 2017-18 के बजट में। साथ ही साथ टैक्स में भी आपको भी छूट मिल जाएगी। द डोनर विल गेट डिडक्शन एंड रिसिपेंट पार्टी विल गेट टैक्स एग्जेम्पशन। जो प्राप्त करने वाली पार्टी है उसको टैक्स से छूट मिल जा रही है, मतलब सरकार अपना खुद को टैक्स से बचा भी ले रही है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडोनेशिया से आई है। इसमें बताया जाता है कि जो फॉर्मर इंडोनेशिया के जनरल की पोस्ट में थे सुबियांटो, इन्होंने बोला है कि भाई मैं क्लेम कर रहा हूँ कि इस बार चुनाव मैं जीतूंगा। इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, प्रबोवो सुबिंटो ने डिक्लेयर किया है विक्ट्री एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो कि वेडनेसडे के दिन हुआ था। एक अनऑफिशियल वोट काउंटिंग हुई थी जिसमें पता चला है कि ये एक ह्यूज लीड लेने वाले हैं और ये एक इन सिंगल राउंड में इनको काफ़ी ज़्यादा बढ़त मिल रही है, ऐसी यहाँ पर घोषणा होती है। सुबियांटो की बात करें जो कि एक पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, भूतपूर्व एंड फॉर्मर स्पेशल फोर्स के कमांडर रहे हैं, हैड अबाउट 58% ऑफ वोट्स अकॉर्डिंग टू 4 पोल स्टार। तो जिस प्रकार से अपने देश में पोल का अनुमान लगाया जाता है चुनाव के नतीजों का, ठीक उसी प्रकार से इस अनुमान लगाया गया है कि 58% वोट इनके हिस्से में जा रही हैं। एंड ये जो अनुमान लगाया जा रहा है वो बैलेट्स की काउंटिंग के हिसाब से लगाया गया है। इसके बाद जो न्यूज़ हम देख रहे हैं वो किसानों के प्रदर्शन से रिलेटेड है। फ्रंट पेज में ये आप देख सकते हैं। इस बार देख ले सबसे मेन जो मुद्दा रहा है ना किसानों का, वो MSP को लेकर के रहा है। तो MSP क्या है, सरकार 23 फसलों के लिए MSP निर्धारित करती है और लेकिन सब की सब फसलों को वो खरीदती नहीं है। खरीदती किनको है, ज़्यादातर गेहूं को और धान, 2 फसलों को ही ज़्यादातर वो MSP में खरीदती है। इसलिए किसान लोग क्या काम करते हैं, सब फसल को भूल जाओ बोना, क्या बो, खाली गेहूं लगाओ और धान लगाओ। इससे हमारा जो फसल चक्रण है ना वो प्रभावित होता है। MSP सरकार इसलिए निर्धारित करती है ताकि व्यापारी लोग किसानों को लूट ना सकें। किसान व्यापारी को बोल देगा देखो 1900 रुपये क्विंटल में आप गेहूं लेना है तो ले लो, और नहीं लोगे तो मैं जा रहा हूँ मंडी वहाँ पर बेच दूंगा, सरकार मेरे को इस रेट में लेगी, इस MSP में लेगी। लेकिन दिक्कत वाली बात यह हो गई है कि मजबूरी में ट्रैक्टर वाले को पैसा देना है, लेबर को पैसा देना है, हार्वेस्टर वाले को पैसा देना है, सब लोग उसके घर में आके चक्कर काटेंगे पैसा दो करके। तो मजबूरी में किसान क्या काम करता है, व्यापारी को तुरंत बोल देता है ले लो पैसा दो, वही गेहूँ उठाओ। व्यापारी लोग कम में खरीदते हैं और उसको ले जा करके मंडी में बेच देते हैं। इस प्रकार से वो मुनाफा कमाते हैं। अब किसान लोगों का ये कहना है कि भाई कोई भी व्यक्ति MSP से कम रेट पे ना ले, ऐसा आप कानून बना दो। यदि कोई ख़रीदेगा तो उसको जेल भेजो, क्योंकि इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
इस प्रकार की डिमांडें हैं इनकी। हालांकि देखा जाए इस बार कुछ और नई डिमांडें आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि इनका कहना है स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से एमएसपी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एमएसपी हम जितना लागत लगाए हैं उतना आप हमें दे दे रहे हो, बस हो गया एमएसपी हो गई। किसानों और मजदूरों का कर्ज पूरी तरह से माफ़ होना चाहिए। साथ ही साथ में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लागू किया जाए। एंड किसानों के लिए फसल का एवरेज खर्चा मतलब लागत और उसमें 50% की बढ़ोतरी करके एमएसपी बनाए जाए। जैसे कि किसानों को गेहूं पकाने में 100 रुपये लग गया है, तो 100 रुपये प्लस 50 रुपया। किसानों के इसके अलावा पिछली बार जो मुकदमा दायर हुए थे, जो अभी भी कोर्ट के चक्कर उनको काटना पड़ जा रहा है, उन सबको माफ़ किया जाए, वापस लिया जाए। इस प्रकार से इनकी डिमांड रही है।